सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 650 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ही अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुवर्णा राजेश कले मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है पोस्टमार्टम हेमरेज पे और होम्योपैथी मैनेजमेंट। मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है, आ थोड़ी रही है। धीरे आ रही है आवाज, वॉइस थोड़ी। अच्छा, ओके। आज का विषय है पोस्टमार्टम हेमरेज। स्क्रीन नहीं हो रहा है ना शेयर? सर स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा स्लाइड्स? सर अभी। नहीं नहीं। एक मिनट है सर। तो 2 मिनट पीपीटी दिखा रही हूँ मैं आपको। पीपीटी शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, आएगा। जी मैम। आज का विषय जो है पोस्टमार्टम हेमरेज, वो बहुत ही गंभीर कंडीशन है लेबर में। नीचे एक शेयर करने का ऑप्शन आता है मैम। हाँ बराबर है, शेयर कर रही हूँ। पीपीटी डाउनलोड नहीं हुई है यहाँ पे। दिख रहा है क्या सर पीपीटी? नहीं दिख रहा मैम। नहीं दिख रहा है क्या? आपने कुछ और शेयर कर लिया। और कुछ शेयर हो गया क्या? मैडम मैडम आपका स्क्रीन शेयर हुआ था, पूरा स्क्रीन मोबाइल से ओके। आप कर रही हैं। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए सर मैं मोबाइल से करके देखती हूँ। हाँ हाँ, करिए ना हो जाएगा। हेलो, हाँ बोलिए सर। मोबाइल से कर रहे हैं या कंप्यूटर है आपके पास? ये टैब से कर रही हूँ सर मैं। हाँ हाँ, टैब से करिए ना, हो जाएगा। अभी हुआ था जस्ट, अब जैसे अभी प्रोसेस किए थे उसी से स्टार्ट करिए, हो जाएगा। हो गया था क्या? अच्छा। हाँ, पूरा स्क्रीन आ रहा था आपका। अच्छा अच्छा अब ठीक है। इसी तरह से होगा, टैब में बिल्कुल सही कर रही थी आप। फिर से करिए, रिपीट करिए। अच्छा। आपका स्क्रीन दिख रहा है मैडम? आप पावर पॉइंट खोलिए अपना मोबाइल में। हो रहा है। हाँ, ये आप डाउनलोड करिए। हाँ ठीक है, इसको ओपन करिए। मैडम आप PDF वाला से ओपन करिए, इसमें से नहीं होगा, आपका साइन इन करना पड़ेगा, इसमें लंबा प्रोसेस है। फिर से इसको ओपन करिए, फाइल को जो PDF ऑप्शन था उसमें से करिए ओपन। इसमें से आप स्क्रीन मैन मेन्यू पे आइए मैडम, मैन स्क्रीन पर आइए, होम पर आइए, हम बता देते हैं, अभी आपका हो जाएगा। हाँ, होम पे यहाँ इंटरनेट के बगल में एक फाइल का है, जो 24 डेट के बगल में जो है लेफ्ट साइड में, उसमें फाइल का ऑप्शन है, उसी में खोलिए। इसमें से डाउनलोड, ये देखिए साइड में आपका दिख रहा है डाउनलोड्स में। हाँ, यहाँ पे आपका भी जो डाउनलोड, ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इस यहाँ क्लिक करिए, ओपन करिए इसको, ओपन बीच में क्लिक करिए तो ओपन होगा मैम। हाँ जस्ट वन, ये वाला से करिए, एडोब वाला से। जी मैम, हाँ। इसमें आपका पैसा मांगा है। नहीं और नहीं, कुछ? ऊपर वो क्रॉस वाला था उसमें ऊपर। क्लोज कर, क्लोज वाला वापस इसको ओपन करो एक बार मैम। वा, वापस इसको ओपन करिए। ऊपर देखो क्लोज वाला आ रहा है ना। ये भी है ही ये नहीं पेमेंट इसमें। वाला है, फ्री वाला नहीं है ये। अच्छा। मैडम आपको पास मेरा नंबर है, मैं पंकज कुमार ओपन भी सिंह। इसमें open मैडम मेरा नंबर है आपके पास? हम आपको मैसेज कर रहे हैं चैट में, अपना नंबर उसी में आप भेज दीजिए, तो हम स्क्रीन शेयर, ईमेल, और हम भेज रहे हैं आपको ईमेल और अपना मोबाइल नंबर उस पर आप शेयर कर दीजिए, तो हम शेयर कर देंगे। PPT आपका हम चला देंगे, आप वहाँ से बोलिएगा। अच्छा 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 चैट बॉक्स में हम लिख रहे हैं मैम अपना नंबर। अच्छा।
हाँ सर, ये नंबर के ऊपर भेजूं क्या आपको? हाँ हाँ, ये अभी जो हमने नंबर टाइप किया है उस पर भेजिए, हम शेयर कर देंगे। अच्छा, स्क्रीन हम यहाँ से शेयर करेंगे, आप वहाँ से बोलिएगा, ठीक है। मेल पे भेजे तो चलेगा क्या सर, मेल पे? हाँ, किसी भी तरह से आपको जो सुविधा हो उससे भेज दीजिए, इसलिए हमने दोनों दिया है, आप किसी में भी भेज सकती हैं। मैम आपने भेजा है मेरे ईमेल पे। हाँ आ गया सर, देखो आपको भेजा मैंने। आपको मेल पे भेजा, देखो सर आपको कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भेजा। हाँ मैम, आ गया है, आप शुरू करिए, हम बस 1 मिनट के अंदर में हम शेयर कर देते हैं स्क्रीन, आप शुरू करिए, हम करते हैं स्क्रीन, अभी तुरंत हो जाएगा। आप लेक्चर शुरू करिए, हम बस जस्ट कर ही रहे हैं, हो जाएगा 2 मिनट में। आपका अपना विषय है कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। उसमें से उसी में आता है पीपीएच, दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज, जो बहुत गंभीर अवस्था होती है फीमेल में, महिलाओं में प्रसूति के बाद। ये एक जब प्रसूति होती है तो उसमें थर्ड स्टेज जो रहता है, सबसे लास्ट वाला स्टेज, उसका कॉम्प्लिकेशन है ये। अगर आपको इसके बारे में आपको समझना है तो पहले हमको तीनों उसकी जो फेजेस होते हैं वो समझ लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला फेज जो रहता है उसमें यौवन की तैयारी होती है अपने फीटस को भेजने के लिए। सेकेंड स्टेज में वो बाहर निकलता है। और थर्ड स्टेज में जो रहता है ये प्लासेंटा स्टेज बोलते हैं उसमें, जिसमें प्लासेंटा बाहर अपने गर्भ पिशवी से अलग होके बाहर निकलता है। तो हम ये इसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। और ये थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन है, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो रहता है और सबसे प्रमुख कॉम्प्लिकेशन है, और जो बहुत भयंकर होता है, उसको हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का पीपीएच बोलते हैं, दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। अभी पोस्टपार्टम हेमरेज जो बोलेंगे उसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है अगर प्लासेंटा पूरा नहीं निकला, आधा ही निकला, उसको हम बोलेंगे रिटेशन ऑफ प्लासेंटा। या तो फीमेल को बहुत सारा रक्तस्राव होने लगा या बहुत खून बहने लगा, जिसके वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। दूसरा कारण और आगे का कारण हो सकता है कि लंग्स में अगर कुछ भी एक प्रकार का द्रव घूम रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, या एयर घूमता है, उसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। या लास्ट होता है यूट्रस उल्टा हो जाता है, उसको हम इन्वर्जन ऑफ यूट्रस बोलते हैं। ये सब गंभीर अवस्था हो सकती है वो थर्ड स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन में। तो हमको आज उसमें से जो पहला कॉम्प्लिकेशन है जो कॉमन है, दैट इज पीपीएच, हमको ये देखना है। अभी पीपीएच किसको बोलते हैं? जब रक्तस्राव 500 ml या 500 ml या उससे ज्यादा होता है तो हम उसको पीपीएच बोलते हैं, उसको आप पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। सिजेरियन सेक्शन में अगर 1000 ml से भी ज्यादा हुआ तो हम उसको बोलेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। मगर यहाँ पे कैसे रक्तस्राव का हम मूल्य मापन नहीं कर सकते हैं, वो ये सब थियोरिटिकल हो गया, कहने की बात हो गई। मगर हमको जब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पीपीएच कब बोलेंगे? जब वो महिला के ऊपर बहुत गंभीर समस्या आती है, जैसे उसका पल्स बहुत बढ़ जाता है, बीपी कम हो जाता है, उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो हम उसको पीपीएच बोलते हैं। दैट इज आफ्टर उसके लेबर के बाद या प्रसूति के बाद अगर ये कंडीशन रही और बहुत रक्तस्राव हो रहा है जिसके वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, पल्स बहुत बढ़ गया है, तो हम उसको बोलेंगे कि उसको पीपीएच हो गया है। तो पीपीएच के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी बोलते हैं और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो रहता है वो 24 घंटे के अंदर बहुत रक्तस्राव हो रहा है जिसकी वजह से महिला बहुत गंभीर स्थिति में जा रही है, तो उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। और 24 घंटे के बाद जो होता है उसको हम सेकेंडरी पीपीएच बोलेंगे। अभी सबसे पहले हमको जब रक्तस्राव के बारे में जब पूछ रहे हैं तो हमको सबसे पहले यूट्रस अपनी गर्भपिशवी कैसे काम करती है प्रसूति के बाद, वो अपने आप रक्त कैसे थाम लेती है या रुक देती है। गर्भपिशवी के स्नायु में एक अलग प्रकार का अ, एक फंक्शन होता है जिसमें रक्तवाहिनी जो रहती है उसके मसल्स के, उसमें एक अलग प्रॉपर्टी रहती है, यूनिक प्रॉपर्टी रहती है, उसको हम रिट्रैक्शन बोलते हैं। तो उस रिट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जो भी रक्तवाहिनी है, देखो ये पिक्चर में दिखा रहा है कि ये रक्तवाहिनी अगर ये स्नायु के बीच में से जो जाती है तो ये जो रक्तवाहिनी जो अकड़ जाती है,
तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ही होती है। तो जो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है वो थर्ड स्टेज में होती है। वो एक्चुअली फर्स्ट स्टेज से चालू होती है, मगर सेकेंड स्टेज में उसका जरा गंभीरता कम होती है, मगर सबसे लास्ट में थर्ड स्टेज में जो रहती है उसकी गंभीरता ज्यादा होती है। उसके वजह से क्या होता है, अपने आप रक्त बहना जो रहता है यौवन से वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और अपने आप बंद होता है, उसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं रहती है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फिनोमिना। हमको इसमें कोई दवाई गोली की जरूरत नहीं रहती। इसके लिए अगर हमारा गर्भपिशवी के साथ फंक्शन नॉर्मल है तो इसमें अपने आप रक्त बंद हो जाएगा और उस महिला का कुछ भी प्रकार का ज्यादा रक्तस्राव नहीं होगा। अभी जो पीपीएच होता है उसके मुख्य कारण क्या है, तो उसमें मुख्य कारण है 4 प्रकार के टीज होते हैं। तो 4 प्रकार के टी जो होते हैं उसमें सबसे पहले होता है टोन ऑफ यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी गर्भपिशवी बहुत कमजोर होती है, तो उसका जो फंक्शन होता है वो बराबर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं अटोनिसिटी, या यूट्रस का टोन कम हो गया है या वो कमजोर हो गया है। दूसरा होता है गर्भपिशवी के अंदर कुछ उसके अंदर जो प्रोडक्ट रहते हैं या उसके स्नायु जो रहते हैं, उसके अंदर फॉर एग्जांपल प्लासेंटा जो रहता है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है। अगर वो थोड़ा सा भी टुकड़ा उसके अंदर रह गया तो उसके वजह से भी बहुत ब्लीडिंग या रक्तस्राव होता है, तो उसके वजह से भी फीमेल को पीपीएच हो सकता है। तीसरा जी है, उसको बोलते हैं जख्म। कोई भी जख्म है अपने गर्भपिशवी या उसके स्नायु में या आजू बाजू में अगर कोई भी प्रकार की उसमें जख्म हुई, उस फॉर एग्जांपल एकदम उसको अपन जब एपिसियोटॉमी देते हैं या सिजेरियन सेक्शन का कोई भी जख्म हुई होगी तो उसके वजह से भी बहुत रक्तस्राव होगा, तो उसको हम पीपीएच बोलेंगे। और सबसे लास्ट जो होता है वो टी है, वो थ्रोम्बिन है। रक्त में अगर कोई ब्लड में कोई कोagulation डिफेक्ट है, रक्त अगर घुटने का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके वजह से भी फीमेल या महिला को बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो सकता है। उसमें से मोस्ट कॉमन डिजीज बोलते हैं डीआईसी, दैट उसको बोलते हैं डिसएनिमेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ये कोएगुलेशन थेरेपी में प्रॉब्लम आता है, इसकी वजह से फीमेल को बहुत रक्तस्राव होता है। अभी मैंने जो कहा कि वीक यूट्रस बोलते हैं उसको, अटोनिक यूट्रस रहता है, ये सबसे कॉमन या सबसे प्रभावी कारण है फीमेल को बहुत सारा रक्तस्राव होने के लिए, जिसके वजह से फीमेल को बहुत रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है। और ये गर्भपिशवी वीक क्यों होती है, उसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि फीमेल का अगर प्रसूति 3 या 4 से ज्यादा बार हुई तो गर्भपिशवी के जो स्नायु रहते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते। उनका जो फंक्शन रहता है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और रिट्रैक्शन का, वो फंक्शन नॉर्मल नहीं हो पाता है। तो उसके वजह से फिर उसका प्रॉपर्टी कम हो जाती है और वो अपन बोलते हैं गर्भपिशवी बहुत वीक हो जाती है या कमजोर हो जाती है। दूसरा कारण है कि अगर गर्भपिशवी बहुत ज्यादा फैल गई है या बहुत बड़ी हो गई है, जैसे गर्भपिशवी में 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उसके वजह से भी अपन बोलते हैं गर्भपिशवी बहुत लंबी हो गई, तो उसमें नॉर्मल प्रॉपर्टी जो रहती है उसकी वो बराबर नहीं हो पाती है, तो उसके वजह से भी बहुत रक्तस्राव हो सकता है। हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा आपको? हेलो सर। यस सर, आ रहा है। यस मैम, आ रहा है। ओके ओके। तीसरा कारण है अगर प्रसूति को बहुत टाइम लग गया, जैसे हमको मालूम है कि अगर वो महिला का पहली प्रसूति हो रही तो उसमें 12 से 14 घंटा लगते हैं, मगर उसको 16 से ज्यादा घंटा लगे तो हम उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर, बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो उसमें भी एक कारण है जिसकी वजह से पीपीएच होता है। अभी सर आपके स्लाइड्स नहीं फ्लो हो रहे हैं। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस मतलब बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी बड़ी हो गई है या थैली बहुत लंबी हो गई है या बहुत चौड़ी हो गई है, जिसमें अपना एमनियोटिक फ्लूइड जो बहुत ज्यादा हो जाता है उसको पॉलीहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं। तो वो एक कारण है। ये पॉलीहाइड्रोएमनियोस दिख रहा है कि ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस है, बहुत बढ़ गई है थैली। या तो फिर अपना गर्भपिशवी में ही कोई तो भी डिफेक्ट है जिसको हम माल फॉर्म्ड यूट्रस बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया हुआ है कि वो माल फॉर्म यूट्रस है, मतलब यूट्रस में ही प्रॉब्लम है, गर्भपिशवी में ही प्रॉब्लम है।
उसके वजह से भी यूट्रस की जो प्रॉपर्टी रहती है वो बराबर से फंक्शन नहीं हो पाती है, जिसके वजह से फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और उसको पीपीएच हो जाता है। नेक्स्ट उसके कारण हो सकते हैं कि गर्भाशय के अंदर गांठ हो सकती है, जिसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं, उसके वजह से भी पीपीएच हो सकता है। और अगर लेबर बहुत जल्दी हो गया, जहां 12 घंटे लगने चाहिए थे वहां 6 घंटे ही लगे, तो उसके वजह से भी यूट्रस बराबर से सिकुड़ नहीं पाता है, जिसके वजह से फिर से फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या महिला को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और अगर हमने तीसरा फेज जो है लेबर का या थर्ड फेज को हमने ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाए, तो उसके वजह से भी फीमेल को ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज बोलते हैं, उसके वजह से भी फीमेल को बहुत ब्लीडिंग हो सकती है या उसको पीपीएच हो सकता है। नेक्स्ट बहुत से अदर कारण है कि अगर यूट्रस का सिकोड़ना जो होता है, जहां उसको नॉर्मल होना चाहिए वहां नहीं होगा, जैसे वहां पे कोई थोड़ी अलग प्रकार की रिंग बन जाएगी, जिसको हम कंस्ट्रिक्शन रिंग बोलते हैं, उसके वजह से भी फीमेल को एक बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। या तो फिर जो प्लासेंटा है वो ठीक तरह से बराबर से थैली में आगे तक चिपका है, जिससे अभी यूट्रस में वो एंडोमेट्रियम तक ही चिपकना चाहिए। कभी कभी प्लासेंटा उसके बाहर भी जा सकता है, उस गर्भ गर्भथैली के उसके स्नायु में जाता है, स्नायु के आगे भी जा सकता है, जिसको हम एबनॉर्मल एडहेरेंट प्लासेंटा बोलते हैं, जिसके वजह से भी फीमेल को बहुत ज्यादा प्लासेंटा थर्ड स्टेज में जो निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है, और फीमेल को फिर से बहुत रक्तस्राव हो सकता है, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में है सर वो प्लासेंटा एक्रीटा, प्लासेंटा इंक्रीटा और प्लासेंटा परक्रीटा। इसके वजह से भी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है फीमेल को। या तो फिर एक दूसरी कंडीशन है प्लासेंटा प्रीविया, जिसमें अपन बोलेंगे कि प्लासेंटा जहां नॉर्मल ऊपर होना चाहिए था तो यहाँ नीचे आ जाता है, गर्भ पिशवी के मुंह के पास चिपक जाता है, जिसके वजह से जब प्रसूति के बाद अगर यूट्रस को जो सिकोड़ना चाहिए वो सिकोड़ना का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है, और उसके वजह से फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सब बहुत से कारण है, जैसे अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है प्लासेंटा प्रीविया। सर नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है प्लासेंटा प्रीविया। या तो प्लासेंटा ही खुद एबनॉर्मल है, उसके एक लोब की जगह उसको 2 लोब हो जाते हैं, जिसको हम सक्सेंटुरेट लोब बोलते हैं, तो उसके वजह से भी फीमेल को बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके वजह से फीमेल को अपन बोलेंगे वो पीपीएच में चली गई। या तो फिर उसको बहुत ज्यादा जख्म हुई है उस जगह पे, योनि मार्ग में बहुत सारा ट्रॉमा हो गया, उसको जख्म हो गया, उसकी वजह से बहुत ब्लीडिंग होती है। या तो कोagulation डिफेक्ट हो सकता है, उसके वजह से फीमेल को बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब कारण हो गए फीमेल को ब्लीडिंग होने के। सर नेक्स्ट स्लाइड में आता है, और बाकी के बहुत से फैक्टर है, अगर जब वो गर्भवती होती है तो उसको अगर ठीक से हमने उसका चेकअप नहीं किया हुआ है, उसको उसकी पहले की उसकी हिस्ट्री थी, फिर से उसको बहुत सारी स्नायु पहले भी ब्लीडिंग हो चुकी है, अगर हमने इसके बारे में उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया है इस बार, तो उसको चांसेस होते हैं फिर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के। तो ऐसे सब हम उसको बोलते हैं कि ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखा है रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फीमेल को चांसेस होते हैं फिर से ब्लीडिंग होने के। अभी जो दूसरा प्रकार जो है सो सेकेंडरी पीपीएच होता है। सेकेंडरी पीपीएच जो होता है वो 24 घंटे के बाद होता है मोस्टली, जिसमें अगर रिटेन जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर रहे गर्भ पिशवी के अंदर, वो धीरे धीरे 24 घंटे के बाद निकलना चालू हो जाते हैं कभी कभी, जिसके वजह से फीमेल को बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है। या तो फीमेल को ऑलरेडी गर्भ पिशवी की कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल एंड्रोमेट्रियोसिस है, या फीमेल को इन्फेक्शन हो चुका है, या सिजेरियन सेक्शन के बाद वहां पे उसका जो जख्म है वो फिर बराबर से जख्म भर नहीं रही है, जिस जहां ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से भी फीमेल को ब्लीडिंग हो सकती है, जो 8 दिन के बाद या 4 हफ्ते तक भी हो सकती है। इसके इसके कारण से हम उसको बोलते हैं कि उसको सेकेंडरी पीपीएच हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा है कि अगर सेकेंड उसको पीपीएच हो रहा है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो हमको जब पहचानना होता है तो क्लिनिकली पहचानते हैं, तब उसको हम बोलते हैं उसको क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं या साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स जो बोलते हैं तो हमको सबसे ज्यादा दिखेगा कि फीमेल को ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, हमको जो दिखेगी, या तो फीमेल के पल्स बहुत बढ़ जाते हैं, फीमेल कभी कभी चक्कर आके गिर सकती है,
या उसकी जबान जो होती है सफेद सफेद दिखने लगती है, उसके अब कंजंक्टिवाइटा जो बोलते हैं वो कम हो जाता, वो भी सफेद दिखने लगता है, और उसकी पल्स रेट बहुत हाई रेट में चली जाती है। तो फीमेल बहुत बार कॉन्शियस नहीं रहती है। और अगर हमने उसके पेट के ऊपर हाथ रख के पालपेट करके देखा, तो गर्भपिशवी ऐसे बड़ी बड़ी दिखती है, फूगी हुई दिखती है। जबकि जबकि थर्ड स्टेज में गर्भपिशवी को ऐसे कड़क होना चाहिए या हार्ड होनी चाहिए, वैसे नहीं होती है, मतलब वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि फीमेल का वीक यूट्रस ही कमजोर है, जिसने फंक्शन करना ही बंद कर दिया है, जिसके वजह से फीमेल को बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो ये डायग्नोस्टिक फीचर है जिसकी वजह से हम उसको बोल सकते हैं कि फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हम उसको बोलेंगे वो पीपीएच में चली गई। अभी पीपीएच में अगर वो चली गई तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको उसको, जो भी उसका रक्तस्राव हुआ है वो चीज हमको रिप्लेस करना चाहिए, जहां से उसको ब्लीडिंग हो रही है वहां रुकना चाहिए। और उसके जनरल पैरामीटर्स जो हैं वो हमको जल्दी से जल्दी नॉर्मल में लाना चाहिए। तो ये बहुत गंभीर अवस्था है। तो गंभीर अवस्था के लिए यहाँ बोलते हैं ये इमरजेंसी है। अगर हमको समझ में आया कि ये गंभीर अवस्था किसके वजह से हो रही है, हमने जो 4 टीज पढ़े हैं, तो 4 टी वजह में से कौन सा टी में प्रॉब्लम आता है, उसके हिसाब से हमको उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो हमने जब अगर मालूम कर लिया कि हम उसका उसका ब्लीडिंग का कारण क्या है, तो ब्लीडिंग का कारण अगर हमको समझ गया, उसके हिसाब से उसको हम उसका रोकथाम कर सकते हैं, उसको इलाज दे सकते हैं। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन रहती है। मगर इमरजेंसी सिचुएशन आने के पहले हमको कुछ उसके हम प्रिवेंशन कर सकते हैं क्या? प्रिवेंशन करने के लिए जब फीमेल एएनसी चेकअप के लिए आती है, जब गर्भवती होती है, तभी उसका हमको हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर लेना चाहिए। उसको कोई रिस्क फैक्टर है क्या? उसके ब्लड में कोई कमी है क्या? उसका ब्लड प्रेशर की बीमारी है क्या? सोनोग्राफी करके देखना चाहिए कि वो प्लासेंटा कहाँ है, उसका इम्प्लांटेशन किधर है, नॉर्मल इम्प्लांटेशन तो नहीं है। ये सब हमने अगर उसका गर्भवती होने के समय या एएनसी के चेकअप में समय अगर हमने उसका ये सब चेकअप कर लिया, तो हमारे उसके पीपीएच के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर ये सब चांसेस अगर कम हो गए, तो हमको ये सब सिचुएशन भी नहीं आएगी, और हमको ये गंभीर अवस्था बहुत इजी तरह से उसको टैकल करने आएगा। अगर सपोज हमने ये गर्भावस्था के समय ये सब टैकल हम नहीं कर पाए, तो अब जब ये सिचुएशन आती है तो हमने क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए? हमको यूट्रोटॉनिक देना चाहिए फीमेल को। और जो अगर उसके अंदर यूट्रस के अंदर कोई हमको लग रहा है कि उसके अंदर कोई प्रोडक्ट है, उसका प्लासेंटा का कोई है, मेम्ब्रेन का कुछ तो भी पार्ट रह गया है, तो हम उसको क्यूरेट करके निकाल सकते हैं। तो हमको और हमको अच्छे से पूरे लाइट में, पूरा उजाला में पहले जेनाइटल ट्रैक देखना चाहिए। वो यौवन का मार्ग पूरा देखना चाहिए कि वहाँ कोई जख्म तो नहीं है, वहाँ कोई टुकड़ा तो नहीं रह गया। अगर ये सब हुआ तो हमको ये सब अच्छे लाइट में बराबर से दिखता है। और हमको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होने के बाद हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की हमको व्यवस्था करना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट से बोलना चाहिए, उसको रिसस्टिकेट करना चाहिए, उसका बीपी नॉर्मल में आना चाहिए, उसका पल्स नॉर्मल में लाना चाहिए, उसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा बीपी, उसका पल्स, और उसको जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको रुकावट करना चाहिए। सर आगे के स्लाइड्स आने चाहिए आपके। हेलो। सो मैनेजमेंट जो होता है, सबसे पहला प्रिंसिपल जो रहता है, उसमें हमारा प्रिंसिपल क्या है मैनेजमेंट का? तो सबसे पहले हमको गर्भपिशवी के अंदर जो है, हमको वो कंटेंट निकालना चाहिए। जो भी रक्तस्राव या उसका खून बहा है उसको सबसे पहले रिप्लेस करना चाहिए। और हमको उस जहां से उसको ब्लीडिंग हो रही है या रक्तस्राव हो रहा है वो रुकना चाहिए। ये हमारा सबसे मेन स्टेप है। अगर हमारा जहां से प्लासेंटा निकला है वहां पे प्लासेंटा साइड में जहां पे यूट्रस कमजोर है, ये नहीं हो रहा है, तो हमको मेथार्जिन दे के वहां पे रुकाना पड़ेगा रक्तस्राव, वहां से ब्लीडिंग कम होना चाहिए। और यूट्रस को थोड़ा सा मसाज करके उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो थोड़ा सा हमको उसको साइमल्टेनियसली डेक्सट्रोज दे सकते हैं, उसको हम कैथराइज कर सकते हैं, थोड़ा सा सिडेशन दे सकते हैं। अगर ये करने के बाद अगर प्लासेंटा हमको लग रहा है कि नहीं निकला है,
तो हमको एक प्रोसीजर में जाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा। उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, हमको अपना राइट हैंड डाल के प्लासेंटा को धीरे धीरे वहां से निकालना चाहिए। तो अगर प्लासेंटा निकल गया है, हमको लगता है कि प्लासेंटा निकल गया है, तो फिर हमको यूट्रस को ऊपर से मसाज करके उसका नॉर्मल फंक्शन में लाना चाहिए, सो दैट कि यूट्रस अपना नॉर्मल में चले जाए, पूरा रिट्रैक्ट हो जाए, तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अगर ये सब नहीं कम हुआ तो फीमेल शॉक में जा सकती है और गर्भपिशवी को भी इंजरी या तो जख्म हो सकती है। अगर अगर हमने अपने ये प्रोसीजर असेप्टी प्रिकॉशन में नहीं लिए तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं फीमेल को, अगर हमने ठीक से प्लासेंटा बराबर से नहीं निकाला। और गर्भपिशवी जो इन्वॉल्यूट होती है वो बराबर से इन्वॉल्यूट नहीं होगी, जिसको 6 हफ्ते लगते हैं नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए। अगर उसको 6 हफ्ते नहीं लगे, ज्यादा लग गए, तो हम उसको सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस बोलते हैं। हेलो सर, मैं बराबर से बोल रही, चल रहा है आपका आवाज आ रहा है मेरा? जी मैम आ हेलो, रहा है। ओके, ठीक है, आगे की स्लाइड। तो अगर हमको प्लासेंटा हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ प्लासेंटा हो रहा है, अगर वो आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन में है, मॉडरेट एडहेरेंट प्लासेंटा है, अगर प्लासेंटा एंडोमेट्रियम के आगे चला गया है, इम्प्लांट हुआ है, तो उसको हम मॉर्बिड एडहेरेंट प्लासेंटा बोलते हैं। उस कंडीशन में हमको मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब डिफिकल्टीज आती हैं हम जब मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा करते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस है। अभी हमने देखा कि मैनेजमेंट में हमारा क्या हो सकता है। मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है वो उसका कारण ढूंढना चाहिए। कारण हमने बोला 4 टी में से कौन सा टी में प्रॉब्लम है वो देखना चाहिए। तो हमको एक बार कारण निकल गया, तो फिर कारण पता पड़ गया हमको, तो फिर हमको सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको ब्लीडिंग जहां से रक्तस्राव हो रहा है वहां हमको कंट्रोल करना चाहिए, उसको हमको दबाना चाहिए या वहां से उसको करेक्ट करना चाहिए। और उस पेशेंट जो हाइपोवॉल्यूमिया में गया है उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना बहुत जरूरी है। तो वो हमको ब्लड दे के ला सकते हैं, प्लाज्मा दे के ला सकते हैं, या हमको जैसे हमको लगता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो उसके हिसाब से हमको उसको उस कंडीशन में लाना है। तो सबसे पहले पेशेंट को हम एक साइड में टिल्ट कर सकते हैं, उसको एक जगह में, उसको एक एक करवट पे सुला सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई देना चलेगा हमको। और उसको ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड मैचिंग मैचिंग होने के बाद हमको उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। अगर हमको ब्लड अवेलेबल नहीं है तो हम उसको प्लाज्मा या क्रिस्टलॉइड दे सकते हैं। और उसके साथ में हमको उसको मॉनिटर करना है, उसका बीपी, उसका पल्स और उसके फ्लूइड लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका यूरिन आउटपुट बराबर हो रहा है कि पेशाब की जगह पे पेशाब, क्योंकि पेशाब की नली हमको ने लगाई है तो हमको देखना है उसका आउटपुट बराबर है कि नहीं। हम जो भी उसको मेडिसिन दे रहे हैं उसका डोज, उसका टाइप बराबर है कि नहीं, और उसका सीबीपी बराबर है कि नहीं, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको पाल्पेट करके देखना है कि यूट्रस बराबर नॉर्मल फंक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको कभी कभी मसाज करना पड़ता है। अगर वो नॉर्मल में नहीं आ रहा है तो कभी कभी हमको जनरल एनेस्थेसिया देने के बाद भी उसको नॉर्मल में लाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो वो हमको यूट्रस को एक्सप्लोर करने का, अंदर से देखने का, यूट्रस के अंदर कुछ रह तो नहीं गया, प्लासेंटा की कोई कंटेंट तो नहीं रह गए, मेम्ब्रेन के कोई कंटेंट तो नहीं रह गए। अगर ऐसा है तो हमको उसको जल्दी से जल्दी बाहर बाहर निकालना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा है, स्टेप्स दिखा रहे हैं। यूट्रस को मसाज करके देखो, अगर मसाज करके यूट्रस कड़क नहीं हो रहा है, हार्ड नहीं हो रहा है, तो हमको यूट्रोटॉनिक्स देना चाहिए। यूट्रोटॉनिक्स में हमको ऑक्सीटोसिन देना चाहिए। अगर ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हम मिथार्जिन दे सकते हैं। मिथार्जिन अगर वो भी नहीं काम कर रहा है तो मिसोप्रोस्ट्रॉल दे सकते हैं। 800 तो 1000 माइक्रोग्राम में देने का है। अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो हमको कार्बोप्रोस देने का है। अगर पाजोकोर के 2-4 डोज नहीं हुए तो हमको 8 डोजेस दे सकते हैं 15-15 मिनट के इंटरवल में। अगर ये सब काम होने के बाद भी हम वो यूट्रस को उसको जरा दबा के कॉम्प्रेस करके दे, उसको हम बोलते हैं बाई मैनुअल कॉम्प्रेशन। हमारा एक हाथ वजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर जाएगा, गर्भपिशवी के अंदर जाएगा, और हमारा जो बाया हाथ रहता है वो हम पेट के ऊपर से
गर्भपिशवी को दोनों तरफ से दबाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बाइमैनुअल कॉम्प्रेशन बोलते हैं। अगर ये भी काम नहीं किया तो एक प्रकार का यूट्राइन टेम्पोनेट होता है, जो हमको वो गुब्बारा डाल के अंदर डाल के उसको हम जहां से रक्तस्राव हो रहा है वो बंद करने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं बैकरी बलून्स मेथड, या तो फिर हम कॉन्डम कैथेटर डाल के, ये चौथा स्टेप है जिसकी वजह से हम ये ब्लड को रक्तस्राव को रुका सकते हैं। अगर ये सब स्टेप भी अगर फेल हो गई है या यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है कि हमको अगर ये काम नहीं हो रहा है तो हमको शस्त्रक्रिया की यूज करना चाहिए। तो शस्त्रक्रिया में हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड जो जिसको बोलते हैं, सर्जिकल मेथड में हमको गर्भपिशवी को जो रक्त वाहिनी उसको जो सप्लाई कर रही है या जहां उसको रक्त पुरोठा कर रही है या रक्त दे रही है, उस रक्त वाहिनी को हम उसको गांठ मार के उसको बंद कर सकते हैं। जहां इस स्लाइड में दिखा रहा है या कि सर्जिकल प्रोसीजर है, हम उसको नॉट बांध सकते हैं या उसको सूचर कर सकते हैं या उसको गांठ मार सकते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर हम कर सकते हैं। अगर हमारे 4 स्टेप्स नहीं काम कर रहे तो, और ये स्टेप को बोलते हैं लिंच ब्रेस सूचर और हीमोस्टैटिक सूचरिंग बोलते हैं। हीमोस्टैटिक सूचरिंग या तो फिर हमको नेक्स्ट स्टेप के लिए नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है, या तो फिर हम एंजियोग्राफिक आर्टीरियल एम्बोलिज्म कर सकते हैं अंडर फ्लोरोस्कोपी। ये सब सुविधा जिस हॉस्पिटल में है वहां ये सब कर सकते हैं, मगर मामूली हॉस्पिटल में अगर ये सब सुविधा नहीं है तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें करने के लिए हम लोग को हॉस्पिटल वेल एक्विटेड चाहिए जहाँ ये सब सुविधा होती है। जैसे ये स्लाइड में दिखाया हुआ है कि हमने गर्भपिशवी को जो रक्त वाहिनी वहां जा रही है उसको हमने लाइगेट या गांठ मार दी है, जिसके वजह से रक्त बहना वहां से कम हो जाएगा। तो ये सब हमारे जो है ये सब हमारा एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम इसमें से उसको हम पीपीएच रुका सकते हैं। तो हम आगे कर सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट कैसे रहेगा होम्योपैथिक मैनेजमेंट में हम और सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा है। सपोर्टिव मैनेजमेंट इसके साथ साथ हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना बहुत जरूरी है। फीमेल का जो रहता है अपन बोलते हैं जनरल पैरामीटर जो है, जनरल पैरामीटर्स जो रहते हैं वो जनरल पैरामीटर्स भी देखना साथ साथ बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने बोला है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल में लाने का है, उसका पल्स जो बढ़ चुका है उसको भी नॉर्मल में लाना चाहिए। ये सब मॉनिटर करना भी साथ साथ बहुत जरूरी है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है, या तो उसको डीआईसी हो सकता है। तो ये सब चीजें हमको प्रिवेंट करनी चाहिए, या हम उसको उस कंडीशन में पेशेंट जाने नहीं चाहिए, हमको इसकी सावधानी बरतनी चाहिए कि पेशेंट को ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर फीमेल अगर इस कंडीशन से बाहर नहीं आ रही तो आगे जाके उसको दूध पिलाने या उसको लैक्टेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके वजह से उसका बॉन्डिंग जो रहेगा बेबी के साथ वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ये सब चीजें आ सकती है। सर नेक्स्ट स्लाइड है रिटेन प्लासेंटा, वो अपने को नहीं लेने का। नेक्स्ट अपन लोग ये सब यहाँ जा सकते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट। प्लासेंटा इंक्रीटा और परक्रीटा के पिक्चर्स दिखाए हैं, जहाँ प्लासेंटा एंडोमेट्रियम के बाहर जाता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड स्टेज है जो हमारे आज के डिस्कशन में नहीं है, हमको सिर्फ पीपीएच के बारे में ही देखना है। तो हम पीपीएच के बारे में देखेंगे। हाँ, ये होम्योपैथिक मैनेजमेंट है। तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट में हम देखे जाए तो हमारे कौन से रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं, कि कौन सी दवाइयाँ हम यूज कर सकते हैं होम्योपैथिकली, जिसके वजह से ये पीपीएच को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि पेशेंट इसमें शॉक में जा सकता है, तो हम उसको बोलते हैं उसका वाइटल फोर्स जो होता है वो सस्पेंडेड एनिमेशन में जाता है। सर इसके पहले वाली स्लाइड है उसमें दिखाया हुआ है कि वाइटल फोर्स जो बोलते हैं हम होम्योपैथी में, जो वाइटल फोर्स रहता है, इसके पहले वाली स्लाइड सर। और तो एक जो हम बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन में जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट बहुत गंभीर अवस्था में रहता है, तो हमको इसकी जान बचाना बहुत जरूरी रहता है। तो ये हम बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट शॉक में गया है, कोलैप्स में गया है, तो हमको उसका एबीसी देखना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन।
ये चीज हमको पहले उसको नॉर्मल में लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा हम बोलते हैं कि अगर पेशेंट सेकेंडरी पीपीएच में गया है, जो 24 घंटे के बाद जाता है, तो उसको हम ब्लीडिंग कंट्रोल करना और उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम प्रिवेंट करना ये ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हमको पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ हमको बहुत ध्यान पूर्वक पेशेंट की तरफ देखने का है कि उसके कुछ कुछ साइंस कौन से दिखा रहे, पेशेंट क्या दिखा रहा है, तो पेशेंट हमको कैसा दिख रहा है, हम जो बोलते हैं साइन एंड सिम्टम जो बोलते हैं, हमको क्या दिख रहा है पेशेंट के बारे में, तो उसके हिसाब से हमको एक्यूट टोटलिटी बनाने की है पेशेंट की। एक्यूट टोटलिटी बनाने के बाद ही हमारे होम्योपैथिक में हम क्या बोलते हैं कि पेशेंट का रिस्पॉन्ड कैसा है, और हम एक्यूट टोटलिटी में हम एक्यूट रेमेडी जो काम, जो इमरजेंसी में पेशेंट का, इमरजेंसी कंडीशन में हम पेशेंट को जो इमरजेंसी मेडिसिन दे रहे जो तुरंत काम करने वाली है, हम उसके बारे में पहले सोचेंगे। और अगर वो काम नहीं कर रही तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से, हर पेशेंट के साइन और हर पेशेंट का रिएक्शन अलग रहता है, इसलिए होम्योपैथी में हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। तो हमारा पैथी इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि हर पेशेंट का खून का कलर एक जैसा नहीं होगा, हर पेशेंट का रिएक्शन एक जैसा नहीं होगा, तो उसके रिएक्शन, उसका खून का कलर, उसके साइंस क्या दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी मेडिसिन चूज होगी। सर अगले स्लाइड में अपन जा सकते हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन दिखा रहे हैं कि हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन हम कौन से यूज कर सकते हैं। अभी ये लिस्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन की। फॉर एग्जाम्पल हमारे 4-5 मेडिसिन बहुत कॉमन है, हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें कि बेलेडोना है, कार्बोवेज है, फॉस्फोरस है, हेमीमेलिस है, एरिजीरोन है, सबाइना है, ट्रिलियम पेंडुलम करके मेडिसिन है, सिकल कॉर है, मिलीफोलियम है, यूस्टिलाइगो है, थैलेप्सी बर्सा है, चाइना ऑफेंसेलिस है, कोलोफोलियम है, एंड इपिकैक है। ये कुछ मेडिसिन है जो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं पीपीएच में। तो हम एक एक मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अभी बेलेडोना जो पहली मेडिसिन है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया सर बेलेडोना, उसमें क्या हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, मगर उसका जो रक्त होता है उसका राइट लाल कलर का होता है, और जो भी रक्तस्राव होता है वो बोलते हैं कि यौवन में से वो थोड़ा सा गर्म निकलता है, जिसको हम बोलते हैं हॉट फीलिंग रहती है, हॉट ब्लीडिंग रहती है, उसको गर्म रखते हैं। तो इसका जो रक्तस्राव होता है वो जब उसके गर्भपिशवी को दर्द होता है तो वो दर्द के बीच में निकलता है, जिसके वजह से उसके पेट में थोड़ा सा गुनगुन बुड़बुड़े जैसा उसको आवाज आता है, तो उसको रंबलिंग बोलते हैं। तो उसको वैसा सिम्टम आता है, पेशेंट हमको ऐसे बोलती है कि उसके पेट में गुड़गुड़ जैसा आवाज आ रहा है, और उसको जो दर्द होता है वो नीचे की तरफ जाता है, और कभी कभी ऐसा दर्द होता है कि जैसे लग रहा है कि उसकी कमर टूट रही है, जिसको हम बोलते हैं एज इफ उसका कमर टूट रहा है, और ऐसा भी उसके दर्द के साथ उसको ऐसे उल्टी होने जैसा एहसास होता है। इसके साथ उसको थोड़ा सा जब हम उसके देखेंगे कि हाथ पैर उसके थर्राते हैं, दैट इज पल्सेटिंग, उसके हाथ और पैर थर्राते हैं, ये बहुत कॉमन सिम्टम रहता है। और अगर देखा जाए तो जो रक्तस्राव जो रहता है वो एकदम कम रहता है, ड्राई रहता है, और अगर हम पीवी पर हम अगर पीवी एग्जामिनेशन करें तो उसका जो यौवन रहती है वो थोड़ी सी गर्म फीलिंग होती है, या तो हीट हीट फीलिंग होती है। ये हमारे स्पेसिफिक सिम्टम है बेलाडोना के। अगर हम नेक्स्ट रेमेडी के लिए जा रहे हैं जो है कार्बोवेज, तो कार्बोवेज में क्या होता है, अगर कार्बोवेज देखा जाए तो ये इसमें डिस्टिंग इंटीग्रिटी होती है। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो इस रेमेडी में जो रहता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम रहता है रक्त में, तो हम इसके लिए उसको बोलते हैं कि इनपरफेक्ट ऑक्सीडेशन रहता है, जो ये रेमेडी का की नोट है। तो इसमें क्या होता है, जो रक्त बहता है वाहिनी में से वो बहुत स्लो बहता है, बहुत ही लो प्रकार का रहता है, कभी कभी वो एक जगह रुक भी जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। और उसके वजह से जहां ये रक्त वाहिनी के अंदर रक्त कम धीरे धीरे बहता है, तो वहां वहां की जो त्वचा रहती है वो नीली सी दिखने लगती है, या थोड़ी ठंडी लगती है, और वहां पे कुछ तो भी ऐसे नीले काले से दाग भी दिखते हैं। ये बहुत पिक्यूलियर या बहुत अद्भुत इस मेडिसिन के हमको हम चिन्ह दिखते हैं, जिसमें उसकी बॉडी थोड़ी सी नीली दिखती है, और पेशेंट थोड़ा सा ठंडा होता है, उसके पल्स भी देखेंगे तो हम पल्स उसके बहुत रैपिड हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, और हमको जब हम पल्स देखते हैं तो वो बहुत कमजोर दिखते हैं, और अगर वो देखेंगे तो सांस लेना भी उसको
वो पेशेंट जो बोलता है कि मेरे को हवा दो, मेरे को खिड़कियां दरवाजा खोलो, ऐसे उसका रिएक्शन रहता है। अगर हम उसको कितना भी हवा देंगे तो हमको वो रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं करता, उसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है। और उसके साथ पेशेंट हमको बोलता है कि मेरे को जलन सी महसूस हो रही है, कमर में जलन हो रही है, पीठ में जलन हो रही है, चेस्ट में जलन हो रही है, उसको सांस लेने को तकलीफ हो रही है और वो बहुत कमजोरी की तरफ जा रहा है, उसको बहुत कमजोर फीलिंग होता है। उसके साथ उसको पेट में भी बहुत अलग प्रकार का पेन होता है, जैसे जैसे कोई खींच रहा है उसको तरफ से। और पेशेंट इसके वजह से बहुत रेस्टलेस रहता है बहुत। तो ये हमारे कार्बोवेज के बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसके जिसके उसके ऊपर हम ये मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर हमको ये सब हमको उसके पेशेंट में हमको ये सब दिखा तो हम ये पेशेंट को इस सिम्टम के ऊपर हम ये साइन और ये हमको ये सब दिखे गंभीरता तो हम पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम मेडिसिन जाएंगे तो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी एक, हम चाइना ऑफेंसियालिस बोलेंगे। तो चाइना ऑफेंसियालिस एक एंटी हेमोरेजिक रेमेडी है। नेक्स्ट स्लाइड है सर, चाइना एंटी हेमोरेजिक रेमेडी है। तो एंटी हेमोरेजिक रेमेडी ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ क्या इस पेशेंट में उसका गर्भाशय बहुत वीक होता है, इसलिए हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि ये रेमेडी हेमोरेज क्यों करती है, ब्लीडिंग क्यों करती है, क्योंकि उसका गर्भाशय बहुत वीक होता है जिसको हम बोलते हैं अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो ये मेडिसिन किस पेशेंट किस टाइप की महिला के लिए होती है, जो महिला बहुत वीक होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत टेंशन लेने वाली रहती है, या उसके चेहरे के ऊपर कोई भी मुस्कान नहीं रहती है, कोई भी उसके एक्सप्रेशन नहीं रहती है, अपन जो बोलते हैं इंग्लिश में हिपोक्रेटिक फेस होता है इस पेशेंट का। और इसमें क्या है स्पेसिफिक जो रहता है, इसका जो रक्तस्राव रहता है वो बहुत काला कलर का रहता है, गांठ के साथ निकलता है, थमता है, निकलता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर से निकलता है। और उसके साथ पेशेंट को बहुत बुरी तरह से पेट में दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि उसको लगता है कि मेरे मेरे को पेशाब करना है, या उसको ऐसा लगता है मेरी पेशाब होने वाली है। इस तरह का दर्द होता है जो पेशाब के थैली की तरफ भी जाता है। उसके साथ पेशेंट पूरा तरह से ठंडा हो जाता है, उसका जो स्नायु होते हैं या उसके जो अपन बोलेंगे स्किन जो होती है वो नीली सी पड़ जाती है, उसके चेहरे के ऊपर ऐसे एकदम उसका चेहरा भी नीला नीला दिखने लगता है। तो हम ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फेस हम जो बोलते हैं उसके लिए रहता है। तो ये उसके लिए यूज होता है, ये पेशेंट के लिए जहां उसके वाइटल फ्लूइड बहुत लॉस हो जाते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी डिस्चार्ज हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ कोई भी प्रकार का श्राव हुआ, उल्टी भी हुई, डायरिया भी हुआ, कोई भी मोशंस हुए उसको, तो ये पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है। इस ऐसे प्रकार के पेशेंट के लिए चाइना बहुत अच्छी रेमेडी है, जिसमें हम बोलते हैं लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड एंड द, और पेशेंट बहुत जल्दी डेबिलिटेट हो जाता है या बहुत जल्दी थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। ये बहुत सीवियर केसेस में यूज कर सकते हैं, जहाँ पेशेंट को बहुत ऐसा लगता है सर बहुत भारी हो गया है, कान में से कुछ आवाज आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उसके सामने कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा सा हो गया है। ये सीवियर कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम करती है, जो हमारे लिए हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ब्लीडिंग के समय, उल्टी के समय, डायरिया के समय ये हम बहुत कंडीशन में यूज कर सकते हैं चाइना ऑफेंसियालिस। हम नेक्स्ट रेमेडी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है हमारी कोलोफाइलम, उसको हम बहुत महिला की रेमेडी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है सर ये कोलोफाइलम, जहां हम बोलते हैं ये पीपीएच के कंडीशन में, जहां गर्भपिशवी बहुत वीक है, उसके वजह से पेशेंट को यहाँ पे पीपीएच होता है। क्योंकि यहाँ क्या हो जाते हैं, गर्भपिशवी के जो स्नायु है, जो वो सिकुड़ जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, वो होते ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए फीमेल को बहुत रक्तस्राव होता है। और एक दूसरा कंडीशन है, ये रेमेडी अगर किसी महिला की प्रसूति बहुत कम समय में हो गई है, जहां 12 घंटे लगने चाहिए वहां 6 घंटे में ही हो गई है, या बहुत जल्दी हो गई है, उस महिला के लिए ये रेमेडी बहुत स्पेसिफिक है। जहां गर्भपिशवी उसकी बहुत सॉफ्ट हो गई है, वहां पे स्नायु जकड़ नहीं रहे हैं,
बहुत कम प्रकार का उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फीमेल को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास मेरे में कोई ताकत ही नहीं है और उसको बहुत तकलीफ तो बहुत हो रही है मगर उसके पास कुछ भी ताकत नहीं है और उसकी तकलीफ होती है या उसके दर्द जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसको कोई स्पेसिफिक जगह पे नहीं होते हैं, कभी हाथ में होते हैं, कभी पैर में होते हैं, कभी सर में जाते हैं और उसके साथ उसकी गर्भ पिशवी का जो मुंह रहता है वो इतना कड़क रहता है, वो इतना कड़क हो जाता है उसको बोलते हैं हम रिजिडिटी ऑफ द ऑस। और उसमें लेबर पेन्स में ये जब फीमेल को प्रसूति के समय अगर फर्स्ट स्टेज में रहे तो ये फर्स्ट स्टेज में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है जहां गर्भ पिशवी का मुंह नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि लेबर जो प्रसूति के जो दर्द होने चाहिए वो बहुत कम होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं या कमजोर होते हैं क्योंकि वो जैसे जैसे मार्ग से जाने चाहिए ऊपर से नीचे तक वैसे नहीं जाते, ये कोई भी डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा ये मेडिसिन हमको थर्ड मंथ में अगर एबॉर्शन हुआ तो यहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। हैबिचुअल एबॉर्शन जो बार बार एबॉर्शन की केसेस होते हैं उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एरिजिरॉन। एरिजिरॉन भी एक एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन है जहां हम पीपीएच कमजोर यूट्रस के वजह से होता है, जहां ब्लड जो है रक्त है एकदम लाल कलर का होता है और फीमेल 50 के आसपास होती है, 40 के आसपास होती है, उस फीमेल में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जब रक्तस्राव होता है तो पेशेंट को फिट्स भी आ सकते हैं। इसमें जो रक्तस्राव हो रहा है कभी अचानक से बहुत ज्यादा बहता है, कभी-कभी अपने आप रुक भी जाता है। ये ऐसे टाइप की मेडिसिन है जहाँ कभी भी रक्तस्राव कभी अचानक बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है और थोड़ा-सा भी हलचल किया तो फिर से रक्तस्राव चालू हो जाता है। तो ब्लीडिंग एट एनी मोमेंट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, पैलर हो जाता है और यहाँ कोई भी ब्लीडिंग कंडीशन में हम ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इस ब्लीडिंग के साथ यहाँ पे गर्भ पिशवी को भी तकलीफ हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ या थोड़ा सा भी हलचल हुआ तो यहाँ पे गर्भ पिशवी को तो तकलीफ होती है मगर पेशाब की थैली को भी तकलीफ होती है और यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये पेशेंट को वीक यूट्रस या प्रेग्नेंट फीमेल जो रहती है जो गर्भावस्था में रहती है तभी भी वह पेशेंट हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि मेरे को गर्भ पिशवी ऐसे बहुत मेरे को कमजोर लग रही है, तो उसमें भी ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और ये मेडिसिन अगर मेंसेस के समय अगर पेशेंट को या कोई भी महिला को नाक में से भी ब्लीडिंग हुई तो भी हम ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं नोज ब्लीड इंस्टेड ऑफ मेंसेस। तो ये मेडिसिन बहुत से प्रक्रिया में हम महिलाओं को दे सकते हैं। तो ये हमारी एक मेडिसिन थी एरिजिरॉन, बहुत कॉमनली यूज होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी इपिकैक। इपिकैक जो मेडिसिन है ये हम उल्टी के समय भी यूज करते हैं कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को लगता है कि बार बार मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है मगर उल्टी होती नहीं है, उल्टी जैसा सिर्फ एहसास होता है मगर उल्टी होने के बाद भी पेशेंट को ठीक नहीं लगता है, वो उल्टी जैसा एहसास कायम रहता है। ये मेडिसिन उस कंडीशन के लिए बहुत स्पेसिफिक है। अभी अगर देखा जाए तो पीपीएच में अगर हमको कब ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या दे सकते हैं, तो अगर महिला का ब्लीडिंग अगर रेड कलर का है और इतना ब्लीडिंग हो रहा है, धीरे 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 ब्लीडिंग ले रहा है, जैसे बोलते हैं स्टेडी फ्लो होता है, धीरे धीरे ब्लड निकल रहा है, उस कंडीशन के लिए इपिकैक ये जो रेमेडी है बहुत अच्छा काम करती है। ब्लीडिंग के समय पेशेंट को पेट में भी दर्द होता है और ऐसा लगता है कि उल्टी हो रही है, तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है उल्टी का जो एहसास होता है हर एहसास के साथ उसकी ब्लीडिंग बढ़ती है। तो जो ब्लीडिंग हो रही है या रक्तस्राव हो रहा है वो अचानक से बहुत बढ़ जाता है और कभी भी कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं फ्लो ऑफ गश गश से जाता है। उसके साथ पेशेंट को बहुत ठंडी जैसी महसूस होती है और उसके साथ उसको अपने सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो हम जिसको हम बोलते हैं गास्पिंग फॉर ब्रेथ। ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है पेशेंट के, ये सब अगर हमको ये सब दिखा पेशेंट में तो हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक बहुत यूनिक चीज होती है इस पेशेंट में, उसको हमारे जो है अम्बलिकस जो बोलते हैं उसके आसपास उसको बहुत तकलीफ, उस वहां पेन होता है या उसको वहां पे दर्द होता है,
उसके साथ उसके अगर हमने स्किन को टच किया, उसके त्वचा को टच किया तो वो ठंडा लगता है, उसके साथ उसको बहुत पसीना भी आता है। ये सब चीजें अगर हमको दिखी पीपीएच के किसी भी महिला में, तो हम ये मेडिसिन उसको दे सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन जो है हमारी वो सिकल कॉर है सर। नेक्स्ट स्लाइड। सिकल कॉर है, तो सिकल कॉर भी कौन से कंडीशन में हम दे सकते हैं, जब हमारा यूट्रस दिखे। हेलो सर। मैम हमारे पास 3 मिनट और है अभी। ओके ठीक है सर, मैं एकदम कंक्लूड कर रही हूँ। ओके, तो सिकल कॉर भी वीक यूट्रस में दे सकते हैं। सिकल कॉर में ये हो जाता है कि पेशेंट बहुत दुबली पतली दिखती है, एकदम होती है, और उसको हम कैकेक्टिक फीमेल बोलते हैं। उसका त्वचा भी बहुत ठंडा रहता है, मगर इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो काले कलर की होती है। ये बहुत स्पेसिफिक है इस रेमेडी के बारे में, मैं शॉर्ट में ले रही हूँ। और ये रेमेडी अगर ये महिला अगर 3rd मंथ का एबॉर्शन का हिस्ट्री है तो हम ये इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है सबाइना। सबाइना एक रेमेडी बहुत अच्छी है, जिसमें हम अगर लगता है कि हमको कि ब्लीडिंग पेशेंट को, महिला को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, जिसके वजह से उसका जो गर्भ पिशवी है बहुत वीक है या कमजोर है, उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। ये रेमेडी हम बहुत से अदर कंडीशन, दूसरे कंडीशन में भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर गर्भ पिशवी के अंदर कुछ रह गया है, उसको निकालना है, और हम बोलते हैं रिटेन प्लासेंटल कंटेंट जो रहता है, उस कंडीशन में भी हम ये दे सकते हैं। जैसे कि हमने सेकेंडरी पीपीएच बोला, इस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और अगर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की भी केस है तो इसमें भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत से कंडीशन है जहां हम दे सकते हैं, मगर ये इस मेडिसिन में एक विशेषता ऐसी है कि थोड़ा सा ही पेशेंट हाली हिलेगी या थोड़ा सा भी चलेगी तो फिर से ब्लीडिंग उसकी चालू हो जाती है या रक्तस्राव चालू हो सकता है। तो ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन में हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। और एक और रेमेडी है, लास्ट ट्रिलियम है दिया हुआ है। ये सिर्फ रक्तस्राव के लिए है, जहां पेशेंट को हेमोरेजिक डायथिसिस बोलते हैं। इस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। या गर्भ पिशवी के अंदर गांठ है तो ये मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं। मगर इस मेडिसिन को देने के पहले एक हमको स्पेसिफिक चीज देखनी चाहिए। पेशेंट हमको हमेशा ये कंप्लेन करेगा कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, जैसे कि मेरे टुकड़े हो रहे हैं, और ऐसा सेंसेशन उसको बहुत टाइट बांध दिया कमर को तो बहुत अच्छा फील होता है। अगर ये सिम्टम हमको मिला तो हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। एक क्वेश्चन, हाउ टू डायग्नोस वीक यूटेरस एज क्वेश्चन है इरिजोन के बारे में। ओके, वीक यूट्रस सर हम बोलते हैं अटोनिक यूट्रस होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन बराबर नहीं कर रहा है, रिट्रैक्शन, हम पाल्पेट करके देख सकते हैं कि यूट्रस हमको बहुत ऐसे सॉफ्ट लग रहा है, हार्ड नहीं हुआ, दैट मीन्स उसका यूट्रस, उसका वीक यूट्रस है, वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये पेशेंट का यूट्रस वीक है। मैम हमारा ओके। टाइम क्लोज हो गया अभी, ओके टाइम ठीक ओवर। है। ओके थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लेक्चर था। ओके नाइस। धन्यवाद सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू वेरी मैं मच। को हैंड ओवर करना चाहूंगा अपना सेशन। ओके सर, धन्यवाद धन्यवाद सर।